हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग की अभी तक हमने जितना भी उत्तर प्रदेश की पढ़ाई की है वो आप सब गेट लगा दीजिएगा। जितनी भी अभी तक हमने पढ़ा है और समझा है वो आपको समझ में आ गया होगा। और लाइट का क्या सीन है, ओवर लाइट क्यों हो रही है? मैं इरिटेट हो रही हूँ। मैंने लाइट कम कर दी है अभी, फिर भी मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा लाइट जो मैं ही नहीं दिख रही। लाइट, और ये बताइए, लाइट और क्या बोलते हैं, आवाज़ वगैरह तो ठीक है ना? वॉइस आ रही है कि नहीं? वॉइस वगैरह वगैरह क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। वॉइस ठीक है? वॉइस ठीक है तो आज हम की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की हमारी जो क्लास होगी, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो क्या होने वाली है। हमने परिचय वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, हमने सारा उत्तर प्रदेश का परिचय जितना हमें आना चाहिए हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर उसके बारे में बात किया जाए तो हम उत्तर प्रदेश का क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज और बता दूं, प्राचीन इतिहास की यहाँ पे बात हो रही है। प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इतिहास, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और आप सबको मैं एक चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ते टाइम हम इंडियन हिस्ट्री जैसा पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ेंगे। फर्क बस इतना होगा कि इंडियन हिस्ट्री में आप पूरा जो अदर स्टेट्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हो कि कौन सी चीजें कब मिली थी, किस स्टेट में मिली थी, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। लेकिन आप जब उत्तर प्रदेश या किसी स्पेसिफिक स्टेट के बारे में पढ़ते हो तो पूरा फोकस जो होता है उस स्टेट के बारे में होता है। और उस दौरान ये देखा जाता है कि जब इस टाइम पीरियड में, ओके, देखा जाता है कि जब इस टाइम पीरियड में पूरे देश में जब ये चल रहा था तो स्पेसिफिकली ये जो हम स्टेट पढ़ रहे हैं इस स्टेट में क्या हो रहा था, इन दोनों को एक साथ लेके चला जाता है, एक दोनों को एक साथ मैनेज करके रखना पड़ता है। इसीलिए स्टेट का जो इतिहास होगा कहीं ना कहीं जो है हमारा इंडियन हिस्ट्री की तरह ही होगा। लेकिन स्पेशली हम उत्तर प्रदेश को पकड़ेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश ज़्यादा इंक्लूडेड है। ठीक है। इतिहास की जब बात आती है ना तो इतिहास को देखिए तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में? तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है, समय के अकॉर्डिंग वर्गीकरण किया है। उससे पहले हिस्ट्री के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इतिहास के जनक पूछेगा। इतिहास का जनक, इतिहास के जनक लिखिए। जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, फादर ऑफ हिस्ट्री की यहाँ पे जब बात होगी कि कौन थे, तो याद रखिएगा मैंने इससे पहले भी जब आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया था या हम कोई भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक नाम हम याद ही रखना है। हिस्ट्री कब भी आए तो हेरोडोटस का नाम आपको याद रखना। हेरोडोटस को कोई हेरोडोटस बोलता है, कोई हेरोटोटस हेरोडोटस बोलता है, टस पे ज्यादा जोर देता है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। उनका नाम क्या था? हेरोडोटस था, याद रखिएगा। तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? हेरोडोटस जो थे वो क्या थे? फादर ऑफ हिस्ट्री थे। और एक और चीज, ये कहाँ के थे? यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के? यूनान के रहने वाले थे, यानी यूनानी थे। ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ चीजें आपको पूछेगा, यूनान के क्या थे? ये यूनान के निवासी थे, निवासी थे, याद रखिएगा। ठीक है, वही बात आपसे अगर ये पूछेगा कि ठीक है, हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री तो माने जाते हैं लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था, तो देखिए इन्होंने, ये तो यूनान के थे और ये खोज करता थे, पुरातात्विक से संबंधित थे, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसकी, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक के बारे में आपसे पूछेगा। पुस्तक के बारे में ये जो बेसिक जानकारी है जो आपको हिस्ट्री पढ़ने से पहले पता होनी ही चाहिए, तो वो पहली क्या है कि इनके बारे में, इनकी जो पुस्तक का नाम था वो क्या था? हिस्ट्री का। क्या था इनकी पुस्तक का नाम? इनकी पुस्तक का नाम जो था हिस्ट्री का था। हाँ, हिस्ट्री का ही था। ठीक है।
इनकी पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका था या हिस्ट्रिका? हिस्ट्रिका, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम हिस्ट्रिका था। और हिस्ट्रिका में अगर बात की जाएंगे तो इसमें क्या करते हैं, इस पुस्तक में इन्होंने बहुत बार जो हिस्ट्री शब्द है, क्या शब्द है? हिस्ट्री शब्द जो है बहुत बार इस्तेमाल किया था। हिस्ट्री शब्द पहली बार, प्रथम बार अगर किसी ने इस्तेमाल किया था, प्रथम बार किसी ने इस्तेमाल किया था तो इन्होंने ही किया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं हिस्ट्री शब्द जो है वो प्रचलन में आया और जिस वजह से इनको जाना जाता है, ठीक है। हालांकि हिस्ट्री जो ग्रीक शब्द है, लेकिन इन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया था और उसी के बाद से हिस्ट्री शब्द जो है प्रचलन में आया और सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया था और पहली बार इस्तेमाल किया था हिस्ट्री शब्द को। कौन सी पुस्तक थी इनकी? हिस्ट्रिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है। ये तो हो गया। का नाम नामक की पुस्तक लिखते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री आपको याद रखना है कौन थे? हेरोडोटस थे। इतनी चीजें आपको बेसिक है जो हिस्ट्री के बारे में जो है पता होनी चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैम हिस्टोरिका तो ठीक है, इनकी पुस्तक हो गई, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, बात ये उठती है कि इतिहास क्या है। थोड़ा सा मैं मालूम है मुझे, आप बोलोगे मैम उत्तर प्रदेश पढ़ा रही हो तो हमें इतिहास का इतना डिटेल क्यों दे रही हो? बेटा देखो, ये बेसिक नॉलेज है। क्या है ये? बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। हाय हेलो जी हेलो, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है ये। और बेसिक नॉलेज हमें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि कई बार मैं हर बार ये कहती हूँ कि देखे, अगर आप 10 सवाल करोगे, अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उस 10 क्वेश्चन को ही आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक पेज की या 10 पेज की, ठीक है, क्या करोगे, एक पेज की अगर थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें क्या होगा, आप उस थ्योरी से रिलेटेड अगर 10 क्या 50 सवाल भी बन जाएंगे ना तो वो आप अटेम्प्ट कर लोगे। ये फर्क होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में और थ्योरी पढ़ने में। और थ्योरी का मतलब होता है जो प्रश्न बनाने वाला होगा, क्योंकि हालात जो बने हुए हैं हम सबको पता है कि जो सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं उसमें पैटर्न भी आप सबको पता है कि यूपीएसआई का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले ऑनलाइन हुआ करता था, अब ऑफलाइन मोड में कर दिया है, जिसमें ओएमआर सीट पढ़नी है, भरनी है। तो ऑलरेडी उसमें हमारा 15 से 20 मिनट तो चला ही जाएगा ओएमआर सीट भरने में, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये नहीं है, चलो ये तो हो गया, लेकिन वो क्या पता इतना स्टेटमेंट बेस दे देंगे, स्टेटमेंट बेस आपका सवाल आ जाएगा जो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। इस चीज़ से बचने का एक ही तरीका है कि जो भी आप पढ़ रहे हो तो उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और अगर आप थ्योरी को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि वो भविष्य में जब आपका पेपर होगा तो उसमें काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, ये हमारी थोड़ी सी चीजें थी जानकारी के बारे में। हम बात कर रहे थे कि आखिर में इतिहास क्या होता है। अगर आपसे हिस्ट्री के बारे में पूछेगा कि व्हाट इज हिस्ट्री, क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है, व्हाट इज हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो इतिहास क्या है इसके बारे में अगर नॉर्मलाइज तौर पे देखा जाए तो देखिए, इतिहास वो है जो कहते हैं ना कि भूतकाल में कभी ना कभी हुआ हो, जो इस चीज की क्या कहते हैं प्रमाण के तौर पे ये स्पेसिफिकली बताता है कि ये चीजें हुई है तो हुई है, और जिसकी हमारे पास क्या है, प्रमाण है, जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि ये चीजें घटनाएं जो हैं भूतकाल में हुई थी, यानी पास्ट में हो रखी हैं, और वो एक नया युग बनाता है, या ऐसी चीजें जो एक अलग दुनिया के बारे में बताता है कि ऐसी चीजें कि कुछ अलग करना, कुछ अलग की बातें जब हो जाती हैं तो इतिहास में वो इंक्लूडेड हो जाती हैं। इतिहास में आपको लग रहा है सब कुछ इंक्लूडेड होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लास्ट 5 से 6 साल का अगर आप ब्यौरा लोगे, तो अगर हम 5 साल का लेंगे तो कोविड-19, देखिए कोविड-19 से पहले 100 साल उससे पहले एक आया था चिकन पॉक्स नाम की बीमारी, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में या नॉर्मल में भी माता बोलते, छोटी माता निकली है, चेचक निकला हुआ, ये एक बीमारी हुआ करती थी। कब? जब अंग्रेज भारत में हुआ करते थे उस दौरान चली थी, तो वो इतिहास में इंक्लूडेड हुई, और वो एक बड़ा एक दौर था जिसमें बहुत ज्यादा जान मान के है, तो वो इतिहास में जुड़ा गया। और भी बीमारियां हुई थी, वो क्यों नहीं जोड़ेगी? जिस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है या कुछ अलग होता है वही इतिहास में आता है, और वही इतिहास का एक कह सकते हैं कि प्रमाण है। वैसे ही उसके 100 साल बाद क्या हुआ, कोविड-19 आया। कोविड-19 जब आया तो कितना उथल पुथल मच गया, और ये हम वो जनरेशन है जो हम अपने आने वाली 2-3 पीढ़ियों को आराम से बताएंगे, और वो पीढ़ियां आगे आने वाली जनरेशन को बताएगी, ठीक है।
वो ये भी एक इतिहास में इंक्लूडेड हो गया। तो ऐसे ही हम प्रधानमंत्री ने कुछ अलग किया, वो भी इतिहास में जोड़ दिया जाता है। तो ये इतिहास से संबंधित है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीजें थी जो हमने आपको बता दी। अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं, इतिहास का वर्गीकरण क्या है। देखिए, इतिहास का वर्गीकरण हमने पढ़ा होगा कि इतिहास नॉर्मली 3 भागों में डिवाइडेड है, एंशिएंट में, मिडाइवल में और मॉडर्न हिस्ट्री में। लेकिन एंशिएंट को और किस तरीके से पढ़ा जाता है, अगर एंशिएंट की आपसे बात की जाएगी तो वो कैसे पढ़ा जाता है, यानी दुनिया की शुरुआत कब हुई, दुनिया अगर बनी तो बनी कैसे, और हम हैं, अगर हमने कपड़ा पहनना सीखा तो हमने कब सीखा, अगर हमने खाना खाना सीखा तो कब सीखा, हमने खाना बनाना सीखा तो कब सीखा, आखिर दुनिया की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके बारे में अगर बात की जाएगी तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो अगर हमसे बात की जाएगी, अगर आपसे ये पूछा जाता है इतिहास का वर्गीकरण, अगर आपसे बात करेंगे इतिहास वर्गीकरण के अगर हम बारे में बात करेंगे तो देखिए, इतिहास को जो है ना 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो पहले यहाँ से हम 3 एरो निकालते हैं, और ये बहुत बेसिक है, मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता होगा, इसमें हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, नॉर्मली हम इसको पढ़ेंगे और अब जितना जल्दी होगी इसको अभी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, अगर बात की जाएगी इतिहास के बारे में तो क्या किया गया है, इतिहास को 3 भागों में जो है बांटा गया है, जिसमें पहला आ जाता है पराक इतिहास। कौन सा इतिहास आ जाता है, पराक इतिहास, जिसको क्या बोला जाता है, प्री हिस्टोरिक बोला जाता है। क्या बोला, प्री हिस्टोरिक को बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और एक्चुअली अभी मेरे सामने उधर कमेंट सेक्शन चल रहा है, तो मेरा ध्यान अभी आया कि मुझे कैमरे पे देखने की बजाय मैं उधर देख रही थी। ठीक है, अभी मैंने जस्ट देखा है, अपने यहीं पे कमेंट पढ़ूंगी अपने ही सिस्टम पे। बात क्या थी, पराग इतिहास की हम बात कर रहे थे। ठीक है, पराग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक पराग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, प्री हिस्ट्री बोला जाता है, प्री हिस्ट्री बोला जाता है, यानी पराग ऐतिहासिक की यहाँ पे हम बात करें, प्री हिस्ट्रिक पार्ट कहा जाता है या प्री हिस्टोरिक पार्ट भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्री हिस्टोरिक ही लिख देती हूँ मैं, प्री हिस्ट्री को ही बोला जाता है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक कहा जाता है। अगर इसके बारे में बात की जाएगी कि ये दौर क्या था, अगर हम इसके बारे में पहचान करेंगे, और एक आ जाता है अर्ध ऐतिहासिक काल। कौन, अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, वही 3rd नंबर पे आ जाता है ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिक जिसको बोला जाता है। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल, और इस वाले काल में जो है हमारा क ही हट। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल हो गया, अर्ध ऐतिहासिक काल, और 3rd नंबर पे आ जाता है हमारा ऐतिहासिक काल। यानी इतिहास को देखा जाए 3 भागों में जो है वर्गीकरण किया गया है, और ये तीनों पता है आपको किस में आते हैं, ये वाला जो है बहुत छोटा है, जो मेन हम पढ़ेंगे वो हमारा ये होगा हिस्टोरिक, जिसको कहा जाता है। ये हमारा मेन पीरियड टाइम होगा, जिसमें हम सारा इतिहास को मतलब घुमा फिरा के पढ़ते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई इतिहास है तो मिडाइवल माना जाता है, मिडाइवल अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड माना जाता है। और इस वाले में भी है, ऐसा नहीं कि इस वाले में नहीं है, लेकिन ठीक है, हम उतना नहीं जाएंगे क्योंकि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते, कि अभी यूपी एपीओ का बैच स्टार्ट हो गया है आज से, तो उसमें मेरी इस क्लास के 1 घंटे बाद दूसरी क्लास है, जिसमें मुझे इंडियन हिस्ट्री पढ़ानी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडियन हिस्ट्री में तो मैं वहाँ अगर पढ़ा रही तो मैं फिर यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सोचा था इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मैं ऑलरेडी वहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैं डबल मेहनत, इसलिए अभी मैं इंडियन हिस्ट्री यहाँ नहीं पढ़ाने वाली हूँ। और यहाँ भी कराऊंगी तो सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगी, MCQs करवाऊंगी। ठीक है,
चलिए, बात ये है, अगर प्राक-ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में प्राक-ऐतिहासिक काल क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। तो देखिए, ये वो दौर था, अगर इस दौर के बारे में आपसे पूछेगा, तो इस दौर के बारे में ना एक चीज़ आपको आँख बंद करके रट लेना है, कि ये वो दौर था जिस दौर में लोगों को कुछ भी नहीं पता। क्या? कुछ भी नहीं पता था। मतलब अगर इंसान पैदा भी हुआ था तो उसको ये भी नहीं पता था कि वो कैसे पैदा हुआ है। इंसान को कुछ भी नहीं पता था, समझ रहे हो? कुछ भी नहीं पता था। उनको खाने का भी नहीं पता था कि कुछ जीने के लिए खाना होता है। उनको शिकार के बारे में नॉलेज नहीं थी, उनको रहने का पता नहीं था, कपड़े की नॉलेज नहीं थी। ये वो दौर था जिस दौर में इंसान नहीं था। क्या था? इंसान नहीं था। ये शुरुआती दौर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? ये वो दौर था, मतलब कुछ भी नहीं। इसी के आगे जब हम इसका अलग पार्ट पढ़ेंगे, जब इसमें हम पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, नवपाषाण काल पढ़ेंगे, वो इसी के पार्ट हैं। जब हम वो पढ़ेंगे तब हम उसमें आएंगे। लेकिन ये अलग हो जाता है, जिसमें हम मिडाइवल मॉडर्न वगैरह जब पढ़ेंगे, ये अलग है। ये वाला जो है, इसके तीनों जब हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा नहीं है। वो शायद आज की ही क्लास में हम तीनों खत्म कर देंगे या कल की क्लास में हमारी तीनों खत्म हो जाएगी। बात ये है, अगर इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। क्या है? इस काल का हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसकी पहचान हमको अगर पहले नंबर पे लिखनी है तो क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, मिला है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। पहले नंबर पे यही आपको याद रखना है। ये वो दौर था जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि इस दौर में जब अंत धीरे धीरे जब अंत हो रहा था, उस दौर में आदि मानव ने आग की खोज कर ली थी। आग की खोज पे भी एक अपनी स्टोरी, अगर आपको याद होगा कि बचपन के स्कूलिंग टाइम पे आपने कुछ कहानियां पढ़ी थी कि कहा जाता था कि जंगल में आग लगती है और आग लगने के बाद जो है पत्थर टकराते हैं और उनको फिर वो वहां पे कुछ जानवर जल मर जाते हैं, तो वो लोग उनको उठा के खाते हैं। एंड देन वो रियलाइज करते कि यार ये जो पका हुआ मांस था ये ज्यादा टेस्टी था। फिर वो पत्थर से पत्थर रगड़ते हैं, फिर उनको दिखता है इससे चिंगारी उठ रही है, तो आखिर वो पहले पता लगाते। क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि जिस चीज की जब भी जरूरत पड़ी है, इंसान ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जिस चीज की नीड पड़ी है ना, आप नॉर्मली भी इस चीज को देख लो। अब आप घर में बैठे हो और अचानक आपको मन करता है कि भाई मुझे कुछ अलग करना है। मतलब आप बोर हो रहे हो और आप कुछ ऐसा कर जाते हो जो आपको भी यकीन नहीं होता कि ये हुआ कब और ये मैंने सोचा कब। तो ये फैक्ट है, इंसान को भगवान ने जो इंसान को बनाया, वो एक ऐसी चीज बना दी उन्होंने कि वो बैठे बिठाए इतना दिमाग चलाता है कि वो कुछ भी कर सकता है। आज की डेट में जो हमारी साइंस जिस लेवल पे पहुंची है, लेवल में टेक्नोलॉजी पहुंची है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य जो है हमें नहीं मिले हैं, कोई भी एविडेंस जो है इस दौर का हमें नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके बारे में हम बात करेंगे, इस दौर के बारे में, तो इसके हमें क्या है? लिखित तो मिले हैं। क्या मिले हैं? लिखित साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है बट याद रखिएगा, पढ़ा, मतलब ये लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ा नहीं गया। तो जरा सोच के देखो आपने कितनी बार होगा। ये वही दौर था। अगर इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना पड़ेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा याद रखना, बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हम सबको पता है कौन सी सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन में हमें चित्रात्मक शैली मिली है, यानी ऐसे कुछ हमें बोर्ड मिले हैं। और देखिए, अगर इस लैंग्वेज के बारे में हमने सिंधु घाटी के बारे में पढ़ लिया होता तो हम वहाँ के बर्तनों के बारे में, यानी मृद भांड के बारे में, यानी जो सॉइल पोर्ट होते हैं ना, पोर्ट्रेट जो होते हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन वगैरह होते हैं, चित्र वगैरह जो होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, सुई धागे, रहने का घर, मिट्टी का घर, उनका कब्र, ये सब नहीं खोद रहे होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ पैटर्न हमें देखने को मिला है, और वो पैटर्न कुछ यूं है कि यहाँ पे चित्रात्मक लिपि मिली है। कौन सी लिपि मिली है? चित्रात्मक।
चित्रात्मक लिपि है। लिपि क्या होती है? तो लिपि वो होती है जब कोई अपनी बात, एक लिखने का जो तरीका होता है, किसी भी भाव को प्रकट करने का जो तरीका होता है, जो लिखावट के दौरान होता है, लिखित के रूप में होता है, उसको लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को, एक लिखने के तरीकों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये पैटर्न जो मिला है, इसमें मान लो एक मछली बन गई, यहाँ पे कोई जानवर को इंक्लूड कर दिया, एक जो हमें मिला है उस पे कुछ यूं मिला है, क्या बोला जाता है इसको, मुझे स्वास्तिक बोला जाता है, यहाँ पे कुछ यूं ऐसे करके चित्र बने। अब जो समझने वाला है, हमने तो जो पढ़ा है भाई, हमारा तो लैंग्वेज ये रहा है, ये रहा है, तो हमने मिला मिला के तो पढ़ लिया है। लेकिन इसको कैसे पढ़ सकते हो? अगर आप स्वास्तिक को जोड़ोगे, यहाँ जानवर को जोड़ोगे, मछली को जोड़ोगे, तो कौन सा शब्द बने? कोई हमें आइडिया नहीं। इसलिए जो ये वाली लिपि है, मिली तो है, ये हमें पता है कि ये भावनात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है हमें आज तक नहीं पता चला है। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेस्ट उदाहरण है किसका? अध्य ऐतिहासिक काल के बारे में, जो कि हम आगे जब पढ़ेंगे। और हाँ, एक और चीज इसमें अगर आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, जो कि वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है हड़प्पा इज द बेस्ट एग्जाम्पल इसका है। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अन्य एग्जाम्पल बताओ, तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो वैदिक काल का शुरुआती दौर। वैदिक काल जो था ना, वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करेंगे, तो उसका जो एकदम शुरुआती दौर था, वेदों की रचना नहीं हुई थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखा जा रहा था, और बाद में वो वेदों में कन्वर्ट हुए, उस दौर को हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन इस बात की गारंटी कोई भी प्रॉपर वे में नहीं देता है, डिबेटिकल रहता है। इतिहास एक ऐसा मुद्दा रहता है जिसमें बहुत डिबेट होते रहते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों की राय होती है। तो बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए जो याद रखना है, वो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे, हम बात कर रहे थे पराक ऐतिहासिक काल के बारे में। किसके बारे में? पराक ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इस काल के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, अगर हमें किसके बारे में बात करनी है, पराक ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या है, लिखित कोई भी हमें साक्ष्य जो है नहीं मिले हैं, यानी रिटेन एविडेंस जो है प्री हिस्टोरिक काल का पीरियड का हमें जो है नहीं मिला है। ठीक है, ये बस इतना इसको याद रखना है। और इसके अलावा जो इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए, इसके बारे में जो हमें पता होना चाहिए, और ये यही वो लोग थे जो आदि मानव में आ जाते हैं, आदि मानव में आ जाते हैं। इसके अंतिम समय में ये सारी चीजें जो हो रही थी, हम उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार हम ऐतिहासिक काल को और कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका एक हेडिंग डालते हैं, एंड देन उसके बाद जो है हम इन दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल जो है यहाँ पे, ऐतिहासिक काल के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, अगर इसके बारे में अगर आपसे पूछेगा, तो आपको बताना है, सिर्फ इतना बताना है, आपको ये बताना है कि इसके क्या है, हमें रिटर्न में यानी लिखित में, लिखित क्या मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित एविडेंस मिले हैं, रिटर्न एविडेंस मिले हैं, एंड उसको क्या किया गया है, पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी गया है। ये पूरा इतिहास इसके अंदर आ जाता है। मेन जो भी हम इतिहास, मॉडर्न, मिडाइवल, मतलब जितनी भी इतिहास अब तक हमने पढ़ा है, वो सब इस कैटेगरी में आ जाता है, जिसके बारे में लिखा और पढ़ा दोनों ही गया है। याद रखना, पहला जो आएगा, जिसको लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिखा ही कुछ नहीं गया है, तो उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा तो गया है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसके अवशेष बहुत सारे हमें मिले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सकते, इनकी चीजों से हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है,
लेकिन ये वाला जो दौर था जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है, के बारे में ए टू जेड हमें सब कुछ पता है, वो कौन सा काल है? वो है ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है। कौन सा पीरियड? हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। इस दौर के बारे में ऑलमोस्ट हमें सब कुछ पता है, ठीक है। तो इसको जरा सा हम लोग करते हैं, नहीं रफ नहीं करते, अगले पेज पे चलते हैं और हेडिंग डालते हैं हम पराक ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसको प्रौद्योगिक काल भी कहते हैं। ये मत समझना कि मैम प्रौद्योगिक काल हमने पढ़ा था, आप प्रयाग इतिहास कह रहे हो, कैसे पॉसिबल है? इसी को कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर इसके बारे में हमसे बात की जाएगी कि ये क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है अभी कि एक्चुअली में ये रहा क्या, क्या क्या चीजें हुई। चलो ठीक है, हमें लिखित अवशेष नहीं मिले, हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन इसमें और क्या क्या चीजों, कुछ तो हुआ होगा, जब तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो ऑब्वियस सी बात थी, हम इसके बारे में जो है नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है, इसके बारे में जो है हम नहीं पढ़ रहे होते। तो प्रौद्योगिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ये याद रख। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, जो सबको मुझे लगता है पता होगा। इसको क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। इतिहास या कुछ भी आप पढ़ते हो तो ऐसे ही होता है, उसको छोटे छोटे डिवाइड्स किए जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में जो है उनको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो इसको भी क्या किया गया है? 3 भागों में है, जो है डिवाइड किया गया है। अगर बात की जाएगी कि वो 3 भाग कौन कौन से, तो पहला जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, पहले नाम मैं बता दूं कौन सा है। पूरा पाषाण काल, जिसको पाषाण काल भी कहते हैं, यानी जिसको स्टोन एज भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज जिसको कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। तीसरा हमारा आ जाता है न्यूलिथिक एज, यानी न्यूलिथिक पीरियड जिसको कहा जाता है। ये तीनों कहीं ना कहीं किसके हैं? इसी के पार्ट हैं, ठीक है, जिसको अलग अलग चीजों में जो है डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा। जो हमारा पहला पढ़ने वाले हैं, हम पूरा पाषाण काल पढ़ने वाले हैं। किसको? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। वो क्या बोला जाता है? पैलोलिथिक एज कहा जाता है, पैलोलिथिक एज कहा जाता है पूरा पाषाण काल को, ठीक है। पैलोलिथिक एज कहा जाता है, और ये दौर था, उस दौर में मतलब जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन जो अवशेष हमें मिले हैं, चीजों के अवशेष मिले हैं, उस चीज से जो है हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पैलोलिथिक एज जिसको कहा जाता है, अगर इस एज के बारे में अगर हम बात करेंगे, पैलोलिथिक एज, ठीक है, पैलोलिथिक एज के बारे में अगर आपसे बात की जाएगी कि पूरा पाषाण काल एक्चुअली में क्या था, अगर इसके बारे में हम बात करेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या था, तो देखिए इसको स्टोन एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको स्टोन एज कहा जाता है। पूरा पाषाण, पूरा का अगर इसको आप हिंदी में संधि विच्छेद करेंगे, जो बच्चे यूपी वाले हैं उनको पता होगा कि यूपीएसआई में हिंदी भी आने वाला है। अगर आप इसको इंक्लूड करोगे, कट करोगे, तो क्या करें? पूरा प्लस में पाषाण आ रहा है, यानी ऐसा दौर जिसमें स्टोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, पत्थरों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, वो क्या हो जाता है? वो पूरा पाषाण काल के अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहा जाता है, मैं वो भी बताऊंगी। स्टोन एज, ठीक है। ठीक है, स्टोन एज भी इसको कहा जाता है। तो क्या होता है इस दौर में? शुरू शुरू में उनको क्या था? शिकार करने का नॉलेज नहीं था। तो यहाँ पे जब हम ये बात कहते हैं कि उनको शिकार के बारे में क्या थी? शिकार की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी। क्या नहीं थी? पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी।
नहीं थी। मतलब वो शिकार करते थे, मैं ये मना नहीं कर रही, लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या करना है। मतलब कोई जानवर आ गया, बाई चांस वो उनसे लग गया, उसको मार दिया, देन वो शिकार पे जो मिल गया वो खा लेते थे। लेकिन उनको मांस के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी, याद रखिएगा। उनको मांस के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी, इसीलिए ये लोग क्या करते थे, फल फूल खाते थे। क्या खाते थे? फल फूल खाते थे, खाते थे, फल फूल खाते थे। और इसके साथ ही ये क्या करते थे, अखेटक जीवन बिताते थे। अखेटक, खेटक जीवन। अखेटक जीवन भी क्या होता है, अभी मैं एक बार सारी लिख देती हूँ, देन मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, तो रिलैक्स रहिए। पहली बात, पाषाण काल क्या था, हमने अभी इसके बारे में जिक्र किया। इस दौरान में क्या होता था, पत्थरों के बहुत बड़े बड़े पत्थर, समझ रहे हो, बहुत बड़े बड़े पत्थरों का, मान लीजिए एक ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है, जबकि इनको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप इस जस्ट चीज को जस्ट इमेजिन करके देखो कि आप उस दौर में जाओ, अपने माइंड से उस दौर में लेके चलो खुद को, और जरा सोच के देखो कि वो दुनिया कैसी हो, जब दुनिया बन रही हो। और उस दौर में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती थी, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी। सोच के देखो उनके माइंड कैसा होगा। मतलब दुनिया बनाने वाले ने जब दुनिया बनाई होगी, वो इंसान जब पनप रहा था, इंसान जब ग्रो कर रहा था, उनको नॉलेज के बारे में मतलब भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनको बोलने नहीं आता था, उनको कपड़े के बारे में मतलब कुछ भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो वो कैसे बात करते होंगे, शायद इशारे में बात करते हो, तो इशारा भी कैसे उनको आता होगा, उनको ये बात कैसे पता चलती हो कि इसका मतलब होता है इधर आओ, इसका मतलब होता है कि रुक जाओ, इसका मतलब होता है बाय, ये कैसे पता चला होगा। मतलब इस चीज को जस्ट आप अपने माइंड में लेके जाओ, और माइंड से उस दौर में लेके जाओ खुद को, कि जिसके बारे में उनको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, और दुनिया कैसे धीरे धीरे ग्रो की है। आज हम अगर अदर कंट्री से बात करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अब जापान की बात करोगे, कोरिया की, चाइना की बात करोगे, तो बहुत आगे हैं। तो वो बहुत आगे चल रहे हैं आज की डेट में। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है कि इंसान की जब जब जरूरतें बढ़ी है, इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से है टाइम को सोचने पे मजबूर होना पड़ा है कि भाई या बनाने वाले ने ये जरूर सोचा होगा कि भाई मैंने क्या बना दिया ये। आप इस चीज को जस्ट इमेजिन करो, उनको किसी बारे में नॉलेज नहीं है, उनको पत्थरों के बारे में पता है कि ये बड़े बड़े पत्थर है, हाँ ये शिकारी जानवर है, ये शायद मेरे को खाने के लिए आ रहा है, तो मुझे इससे मारना चाहिए। उसको मारने के लिए कुछ तो ये जो ब्रेन होता है इसका इस्तेमाल कर रहा है, ये एक्टिव होना शुरू हुआ होगा धीरे 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 धीरे। तो पत्थरों का इस्तेमाल जो होता था बड़े रूप में होता था। तो इसमें आपको इस्तेमाल इसमें लिखना है कि क्या होते थे, पत्थरों का इस्तेमाल जो था, पत्थरों का आकार लिख लीजिए बस, पत्थरों का आकार बड़ा था, बड़े थे। पत्थरों का क्या था, आकार बड़े हुआ करते थे। तो इस एज में क्या पत्थरों का इस्तेमाल था, पत्थरों का इस्तेमाल था, और इंसान को अपने बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। आपने कहावत सुनी होगी ना, अरे पूरी पाषाण है, मतलब इसका जो दिल है या ये जो इंसान है ये एकदम पत्थर दिल है, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं जानती है। तो ये एक एग्जाम्पल हम देते हैं अपने लोगों को। तो पाषाण का मतलब भी वही हुआ कि जिसको कुछ भी नहीं पता, दुनियादारी क्या होती है, समाज क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता। तो उसीलिए इस एज को क्या बोला गया है, पाषाण काल बोला गया है, और साथ में पत्थरों के इस्तेमाल के लिए भी बोला गया है। ठीक है, पत्थरों के इस्तेमाल के लिए भी, पत्थरों के इस्तेमाल के लिए भी क्या किया गया है, इसको स्टोन एज कहा जाता है। फल फूल खाते थे, शिकार वो धीरे धीरे करना सीख रहे थे। तो ज्यादातर वो फ्रूट्स पे निर्भर हुआ करते थे, कि जंगल में घूम रहे, कुछ उनको पता चला अरे यहाँ तो कुछ तो हो रहा है हमारे पेट में, और इसको कुछ तो चाहिए होगा। तो उन्होंने सोचा होगा, फ्रूट लिया होगा, तोड़ा होगा, फिर खाया होगा, तो उनको फील हुआ अरे ये तो बहुत अच्छा है, मीठा है, ये अच्छा फील हो रहा है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने कोई गलत फ्रूट खा लिया होगा, उनकी डेथ हो चुकी होगी, तो वो ये सोचूंगा अच्छा ये वाला हमें नहीं खाना है, क्योंकि ये जहर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसकी शरीर जो है काम नहीं कर रही। उनको मृत्यु के बारे में भी नॉलेज नहीं होगी कि मृत्यु क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं होगी, तो वो इस पे भी सोचने पे मजबूर हुए होंगे समय के साथ साथ। ठीक है, खाते थे, ये तो हो गया।
और दूसरी बात करेंगे तो अखेटक जीवन का मतलब होता है कि इस दौर में वो एक जगह पे नहीं रुकते थे। अगर 5 लोगों का ग्रुप बन जाता था तो वो शिकार करने के लिए अगर यहाँ थे तो जंगल में, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ये ऐसे ऐसे क्या करते थे, घूमते रहते थे, और ये एक जगह पे जो है नहीं रहते थे। याद रखिएगा, अखेटक जीवन बिताते थे यानी शिकार पे निर्भर रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। एक जगह पे ये नहीं टिकते थे। घर के बारे में नॉलेज नहीं थी, कपड़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, कुछ भी इनको उस बारे में जानकारी नहीं हुआ करती थी। और पत्थरों के आकार बड़े हुआ करते थे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात इस दौर की यही थी जो आपको याद रखना है। पूरी तरह से शिकार है जो है इनका, खाना बदोश जो है इनका जीवन हुआ करता था। अब बारी आती है कि चलो जब जरूरतें बढ़ी तो धीरे धीरे चीजें डेवलप होनी शुरू। और वो डेवलप में पता है क्या हुआ, इस दौर का जो अंतिम समय था, इस दौर का जो अंतिम समय माना जाता है, यानी 1.5 लाख साल पहले की जब बात की जाती है कि इतने साल पहले क्या हुई थी, आग की खोज मानी जाती है। इस दौरान में लिख लीजिएगा यहाँ पे कि इस दौर में या इस काल के अंत में, इस काल अंत में आग की खोज हुई थी। आग की खोज हुई, ठीक है। कितना टाइम बताया जाता है, लाख, इतने लाख वर्ष पूर्व माना जाता है कि 1.5 लाख पूर्व क्या होती है, इतने वर्ष पूर्व जो है आग की खोज की गई थी। जो आपको बताना है, इस एरा का जो एंड था, एरा का जो एंड होता है, उस एंड एरा में क्या हुआ था, आग की जो है खोज होती है, याद रखना है, ठीक है। अब आग वाली बात पे धीरे धीरे उनको पता चला कि भाई कच्चे मांस से अच्छा है कि अगर हम इसको पका के खाएंगे तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्या होगा, ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो और स्वाद में भी अलग है। तो उन्होंने फिर उस दौर में हो सकता है आग पर का खाना पका के खाना जो है शुरू कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन इस दौर में जब ये चीजें हो रही थी तो और भी चीजें हो रही थी। अब वो क्या हो गए थे, अब उनको जब आग के बारे में जानकारी हुई, कुछ और भी जानकारियां होने लगी। वो क्या थी कि उनको, क्योंकि मैंने आपको बताया उस दौर में ठंड बहुत पड़ती थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। और आपको अगर याद होगा, या शायद आपने नोटिस किया होगा या कभी आपने देखा होगा, इंडियन में तो नहीं लेकिन हॉलीवुड में पुरानी, मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी, बहुत पहले, मुझे हल्की फुल्की उसकी यादें हैं। जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने उस चीज़ को रिकॉल करना सीखा। ठीक है। तो क्या आपने सुना, सॉरी, देखा जरूर होगा कि एक ऐसी मूवी हॉलीवुड में आपको मिल ही जाएगी जिसमें दिखाया गया है कि लोग जो है ऐसे बड़े बड़े कपड़े पहन के और जंगल में जा रहे हैं, कोई दीवार की रक्षा करना है कि उस दीवार की रक्षा करना है, नहीं तो उधर के राक्षस इधर आ जाएंगे। और वो फिर बहुत सर्दी पड़ती है उस दौर में, ठीक है, बहुत सर्दी पड़ती थी। उसी दौर की ये कहीं ना कहीं बातें जो है यहाँ पे कही जा रही है। लेकिन तब तक मानव जो है डेवलप हो चुका था। मैं जस्ट एग्जाम्पल में आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। बात ये आती है कि जब इनको पता चला कि भाई ठंड लग रही है और हमें जंगली जानवरों से भी बचना है, और अब तो आग की भी खोज हो चुकी थी, तो पहले तो वो आग जला के बाहर रह जाते थे, लेकिन उसके दौरान में उनको ये पता चला कि भाई हम जब सो जाते हैं तो जानवर आता है और हमें खा जाता है, या हमारे में से किसी एक को खा जाता है। तो उन्होंने धीरे धीरे देखा कि अगर ये ऐसा कुछ बना हुआ है जिसको उनको नाम नहीं पता था, जिसको हम लोग गुफा कहते हैं, तो उसके अंदर अगर हम आग जला के छिप जाएंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी, बारिश नहीं होगी, बारिश से बच जाएंगे या फिर जानवरों से भी बच जाएंगे। तो धीरे धीरे उनको इसके बारे में जो है नॉलेज होनी शुरू हुई। तो क्या हुआ, वो गुफाओं में भी रहने लगे। गुफाएं, गुफाओं के बारे में जो है उनको जानकारी, गुफाएं, लिखना क्या था, लिखना ये था कि उनको गुफाओं में रहने की जानकारी धीरे धीरे हो गई थी। और इसके हमें प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो क्योंकि प्रमाण के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कैसे हमें पता चला प्रमाण गुफाओं के बारे में, तो आपको, आपने कई बार पढ़ा होगा कि एमपी में क्या है, कहाँ पर, अगर आपको पता होगा, एमपी में एक गुफा है भीमबेटका करके। कौन सी गुफा है, भीमबेटका करके, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इनको चित्रकला की जानकारी थी, चित्र कला की।
कला की क्या थी, इनको जानकारी थी, जानकारी थी। और इसके उदाहरण के रूप में आपको लिखना है एग्जाम्पल के तौर पे कौन सी, भीमबेटका, भीमबेटका, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये पड़ती है एमपी में। एमपी में कहाँ पे, रायसेन जिले में। रायसेन जिले में जो एमपी का एक जिला है जहां पर हमें इसके प्रमाण मिले हैं। लेकिन ये मत सोचना वो परफेक्ट हुआ करते थे। जब हमें गुफाओं, खोजकर्ताओं ने जब गुफाओं के अंदर गए और उन्होंने देखा कि भाई यहाँ ये एक केज बना हुआ है, गुफा है, और इसके दीवालों पे, इस पे जो है कुछ अजीब अजीब से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इंसान बना दिया, और यहाँ पे ऐसे एक तीर सा कुछ नोकीला बना दिया, यहाँ एक जानवर बना दिया ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ दिखा दिया कि यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ एक इंसान है, ऐसे ऐसे, ये इंसान हो गया, ये भी इसको मार रहा है, ऐसे करके दिखा दिया। तो समझने वाले ने ये समझा, और कुछ ऐसी ही बनी थी, मैं परफेक्ट, मैं ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं बना रही हूँ, आपको ऐसी ही मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं थी, चित्र कुछ ऐसे ही बनाए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भाई इसका मतलब है कि अगर ये चित्र जो है गुफा के अंदर बना है, तो हो ना हो वो लोग गुफा में रहने के बारे में जान चुके थे। एक टाइम आने के बाद उनको ये पता चल गया था कि जो गुफा जो है वो हमारे लिए कितनी सुरक्षित है और हमें उसके अंदर रहना जो है चाहिए। तो उनको गुफाओं के बारे में क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे ये गुफा मिली है, तो ये हमें गुफा जो मिली है भीमबेटका नाम की रायसेन जिले में जो है चित्रकला की जानकारी के बारे में हमें मिली है। ठीक है, हमें क्या मिली है, एक गुफा मिली है जिसमें ये भीमबेटका में है, और ये सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है चित्रकला का, जिसमें अधूरी सी पेंटिंग है लेकिन बनाई जरूर गई है। उस दौर में कलर नहीं हुआ करता था, लेकिन हरे रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पत्तियों को रगड़ के कर सकते हो, गुलाबी रंग के लिए कोई फ्लावर तोड़ के लाओ, उससे आप कर सकते हो। अभी भी ये टेक्नोलॉजी फॉलो की जाती है, हमने बहुत किया है ये बचपन में, मैंने बहुत किया ये जब मैं गाँव पे रह रही थी, तब ने मैंने इसको बहुत फॉलो अप किया है। और आप इसके साथ ये कर सकते हो कि हरे रंग के लिए हो गया, रेड भी फ्लावर्स आते हैं, ब्लैक के लिए कुछ भी ऐसा ले लो तो वो हो जाता है, करने वाले कर लेते हैं, कोयला वगैरह होता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो क्या हुआ इस दौरान में, कुछ चीजें देखो, यहाँ तक उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन जब ये एरा एंड हो रहा था तो उनको पहले आग के बारे में पता चलता है, देन उनको इसके बारे में, चित्रकला के बारे में उनको जानकारी होनी शुरू हो जाती है, जो वो जानते हैं कि हमें एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, बताना है या बनाना है। तो वो चित्रकला भी बनाने जान गए थे, चित्रात्मक शैली उनकी भी हुआ करती थी, लेकिन वो चित्र जो है नॉर्मल थे, जो हमें लिपि नहीं थी, ये कला थी जो हमें पता चलता है, रॉक पेंटिंग भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। भीमबेटका गुफा के बारे में हमें ये पता चलता है जो बताया गया। और आपको बता दूं, भीमबेटका वही है जो यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, 2003 में हुआ था, आपको पता है ना। यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था, इसको शामिल किया गया था साल 2003 में, याद रखिएगा। कब किया गया था, साल 2003 में यूनेस्को में इसको शामिल किया जाता है, भीमबेटका को, जो रायसेन जिले में पड़ती है, ठीक है। ये हम अभी तक जो पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे किसके बारे में, प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, यानी किसके बारे में था ये, प्रोटो पेलोलिथिक एज जो थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और उसी का ये अभी तक जो चीजें हम पढ़ रहे थे। और हाँ, एक बारे में जो खोज करता है, क्योंकि मैंने आपको बोला जो खोज करता होता है उनकी अलग अलग समय पे अलग अलग राय जो है वो रहती ही रहती है। तो कुछ खोजकर्ताओं का ऐसा मानना है कि ये जो क्या बोलते हैं, जो चित्रात्मक ये जो चित्र मिले हैं, ये जो गुफाएं मिली हैं, ये किस दौर की हैं, तो इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि ये महाभारत काल की मानी जाती हैं। किस काल की मानी जाती हैं, महाभारत, महाभारत काल की मानी जाती हैं। बस इतना याद रखो कि क्या मानी जाती है, कि ये महाभारत काल की जो है ये
गुफाएं जो हैं, जो हमें मिली हैं, ये महाभारत काल की गुफाएं हैं। में क्या बताया गया है, युद्ध करने के बारे में बताया गया है, तीर कमान के बारे में बताया गया है। तीर कमान अगर प्रॉपर वे में इस्तेमाल जब हुआ, तो जब हम पढ़ेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल, जब हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि उसके बारे में बहुत अच्छे से जो हमें बताया गया है। ठीक है, अब ये आपके मन में एक और सवाल होगा कि मैम चलिए आपने बताया खोज हुई, ये हुआ, लेकिन दौर कौन सा था? अगर इसके बारे में भीमबेटका के बारे में हमसे पूछेगा कि भीमबेटका को खोजा कब गया था। ठीक है, भीमबेटका के बारे में अगर पूछेगा कि इसकी खोज कब हुई थी, किस दौरान में हुई थी और वो साल कौन सा था, तो इसकी आज़ाद भारत में जो है इसकी खोज होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने देखा नहीं होगा, अंग्रेजों को पता नहीं होगा, भाई पूरे देश पे कब्जा करके बैठे थे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उनको इंटरेस्ट क्या था, वो क्यों करेंगे? उन्होंने जो खोज की वो हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की थी। ठीक है, पर ये जो प्रमाण हमें क्या बताते हैं, ये आदि मानव के प्रमाण हमें बताते हैं। ठीक है, आदि मानव के दौर के बारे में बताते हैं। वो जो खोज की थी अंग्रेजों ने, उन्होंने सिविलाइजेशन पे खोज की थी कि भारत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भारत का एक्चुअली में इतिहास क्या है, कहाँ से ये शुरू होता है। ठीक है, तो वो अलग है। जब आपने 11th और 12th में, इवन 10th में आपका एक एनसीईआरटी में आता भी है सवाल, कनिंघम का भ्रम, कनिंघम के भ्रम के बारे में आपसे पूछता है, तो वही था कनिंघम का भ्रम, जो उन्होंने ये माना था कि सर कनिंघम जो थे, उनका मानना ये था कि इंडियन हिस्ट्री का जो इतिहास है, इंडियन सिविल, हमारा जो भारतीय सभ्यता का जो इतिहास है, वो मौर्य एम्पायर से स्टार्ट होता है, ना कि उससे पहले से। लेकिन सर दयाराम साहनी जो थे, उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है। भारतीय इतिहास का जो इतिहास है वो कब से है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उस दौर से है जिस दौर को आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, बहुत पुराना इतिहास रहा है और टेक्नोलॉजी में भी हमारा इतिहास बहुत आगे था उस दौर में। ठीक है, वो बात की बात है, जब हम अर्ध ऐतिहासिक पढ़ेंगे तो हम अच्छे से करेंगे, और इसके बाद जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन ये खत्म करने के बाद हम इंडस वैली ही सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद छोटे बड़े जो राज्य हुए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुए, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर बात की जाएगी, ये तो क्या हो गया, यूनेस्को में इसको हासिल किया गया। 1957 में क्या किया जाता है, इसको शामिल किया जाता है, किसके द्वारा, वी.एस. वांडेकर के द्वारा। किसके द्वारा? वी.एस. वांडेकर के द्वारा जो है इनको शामिल किया जाता है, खोजा जाता है, सॉरी, वी.एस. वांडेकर, वागडकर जो थे, इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा क्या हो जाता है, इनके द्वारा जो है भीमबेटका की जो है खोज की जाती थी। तो ये हमारा क्या था, पराग ऐतिहासिक काल का एक पार्ट था, पूरा पाषाण काल। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, पूरा पाषाण काल के बाद आ जाता है मध्य ऐतिहासिक काल। और हाँ, मध्य से हमें उत्तर प्रदेश से इतने अवशेष मिले हैं, इतने अवशेष मिले, आप सोच भी नहीं पाओगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई मध्य पाषाण काल के बारे में बताता है, मेसोलिथिक एज के बारे में बताता है, वो कौन बताता है? उत्तर प्रदेश बताता है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, चलिए अभी बताने के निर्णय में लिख ही देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसके एज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली लाइन आपको जो याद रखना है, वो ये याद रखना है कि पत्थरों का आकार, पत्थरों का गए थे, छोटे हो गए थे। ठीक है, अब छोटे कैसे हो गए थे, तो देखिए, पहले इतना बड़ा पत्थर यूज होता था, यहाँ से ये आया मेसोलिथिक एज में, अब पत्थरों का आकार छोटा इन द सेंस थोड़ा सा ऐसे हो गया। ठीक है, कुछ हद तक वो नोकीले भी करना जान गए थे, कुछ हद तक। लेकिन अब नवपाषाण काल को जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इन्होंने तो पूरा ही दुनिया ही बदल दी। इसमें पत्थरों का आकार नोकीला होने लगा था। ठीक है, और इसे डंडी वंडी बांध दिया, कुछ यूं कर दिया। अब ये नोकीला क्यों होता था?
शिकार करने में ये इजी होने लगे थे। इवन मेसोलिथिक एज में भी नोकीले होने लगे थे, जैसे बड़ा पत्थर है तो इसको नोकीला कर दिया, इस एज में नहीं था, लेकिन इस एज में ये साइज था, और इस एज में आने के बाद, इस पीरियड एज में आने के बाद चीजें बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। अभी हम इस पे हैं, ठीक है, अभी हम इस वाले पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात ये आती है कि पत्थरों के आकार क्या हो गए थे, छोटे हो गए थे। याद रखिएगा किसके बारे में बात करें, मध्य पाषाण काल के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसको और क्या बोला जाता है, जिसको इसका अन्य नाम आपसे पूछेगा, अन्य नाम, अन्य नाम क्या है, लघु पाषाण काल। क्या है, लघु, लघु पाषाण काल। पाषाण काल यानी माइक्रोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक एज जिसको बोला जाता है, माइक्रो स्टोन एज बोलेंगे ना, सॉरी, माइक्रो स्टोन एज। माइक्रो स्टोन एज जिसको कहा जाता है, इसको लघु पाषाण काल के यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, या माइक्रोलिथिक एज भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये पहले इसको हम लोग रफ करते हैं। अब बारी आपके मन में होगी कि मैम इसको माइक्रोलिथिक एज क्यों कहा जाता है, यानी इसको लघु पाषाण काल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इस दौर में मैंने आपको क्या बोला कि इस दौर में, इस दौर में चीजें जो क्या हुई थी, चीजें जो है छोटी होनी शुरू हो गई थी, यानी चीजों को छोटा कर दिया गया था, पत्थरों का इस्तेमाल छोटे हो गए थे, इसीलिए इसको लघु पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु पाषाण काल जो है इसको कहते हैं। इस काल में पत्थरों के आकार छोटे हो गए थे, माइक्रोलिथिक युग कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसका जो है नाम पड़ा था, ये वाला जो हम आकार छोटे की यहाँ पे बात करें, इसी वजह से ये नाम पढ़ा था, ठीक है। अब बारी आती कि इसमें और क्या क्या चीजें हुई। हमने लास्ट अभी पढ़ा था कि इनको जो है क्या हो गया था, आग की जानकारी होने की वजह से भोजन जो थे, अब भोजन पकने लगे थे, पकने लगे थे, ठीक है। यानी भोजन को पका के खाना जान चुके थे, ठीक है। भोजन को क्या करने लगे थे, भोजन को पका के खाना जान गए थे, और शिकार में पूर्ण रूप से अब इनको जानकारी हो गई थी, ठीक है। शिकार के बारे में, इसकी स्टोन गेज के बारे में, कुछ पत्थरों को हम यहाँ पे बना देते हैं, ये आकार में ये पहले वाले के कंपेयर में छोटे होंगे, लेकिन ये नोकीले भी होने लगे थे, दोनों साइड से नोकीले, लोगों की ठीक है। ये पत्थर है कुछ, ठीक है। भोजन पकाना जान चुके थे। इसके अलावा इस दौरान में क्या हो, शिकार में निपुण हो चुके थे, शिकार शिकार में निपुण हो चुके थे, निपुण हो गए थे, ठीक है। शिकार में पूर्ण रूप से निपुण हो गए थे, यानी शिकार के बारे में जो है इनकी पूरी जानकारी जो है वो हो गई थी, ठीक है। अगर बात की जाएगी, इसके अलावा बात किया जाएगा कि, और हाँ, शिकार की जब बात होगी, मैंने इससे पहले ही जिक्र किया था कि ये तो होते ही थे, अब इनको तीर कमान के बारे में भी जानकारी थी, तीर कमान। तीर कमान आपको पता है, नॉर्मल तीर कमान कौन नहीं जानता है, शायद ही कोई बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा। कैसे बनती है तीर, ऐसे बनती है ना, कुछ जैसी भी बनती होगी समझ लेना। तीर तो सबको पता होगी, बाण धनुष रामायण में देखा है ना, भगवान राम जी इस्तेमाल करते थे, भगवान राम जी इस्तेमाल करते हैं, जिसको ऐसे करके छोड़ा जाता है, तीर कमान। उसी के बारे में जो इनको जानकारी हो चुकी थी, तीर कमान के बारे में हो गई थी। अगर वहीं बात करेंगे, एक सवाल है मेरा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये सवाल ये है कि अब ये जंतु पशुपालन के बारे में ही इनको जानकारी हो गई थी, पशु
पशुपालन। कमेंट में जरा मुझे बताओ, आपको पता है कि आदि मानव ने पहला कौन सा जानवर पाला था? पालतू पहला जानवर कौन सा बनाया गया था? इसका आंसर मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। पहला पालतू जानवर कौन सा था? जो जो दो लोग देख रहे हैं सब बताओ। पशुपालन की जानकारी। पशुपालन की जानकारी। व्हाट? पशुपालन की जो है इनको क्या हो गई थी? जानकारी हो गई थी। पशुपालन में पहला डॉग पालतू जानवर कौन सा था? कौन सा एनिमल्स था? तो याद रखना डॉग। डॉग को जो है पहली बार जो है पाला गया था। पहली बार इंसान ने जिस जानवर को पाला था वो डॉग था, यानी हम यहाँ कुत्ते की बात कर रहे हैं। और इसके पीछे अब लॉजिक लगाओ कि उन्होंने ऐसा डॉग को ही क्यों चुना। मतलब वो चाहते शेर, हाथी, घोड़ा, बाघ, चीता, तो इतने सारे जानवर है, गाय क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले डॉग को ही क्यों चुना होगा? ये मुझे बताओ। देखो, डॉग के पीछे एक लॉजिक जो मैं समझती हूँ, मुझे ऐसा जो लगता है कि देखो डॉग ऐसा होगा कि जब ये लोग खाना बनाते होंगे, मांस मछली बनाते होंगे, तो एक तो उसकी स्मेल सूंघते सूंघते जो डॉग होता है ना, कितना प्यारा होता है, क्यूट सा होता है। जैसे शेर वगैरह होंगे तो वो तो नहीं आएंगे। जहाँ इंसान रहेंगे, आग जला के बैठेंगे, तो शेर वगैरह नहीं आएंगे। गाय वगैरह भी नहीं आएंगी। गाय को मांस से रिलेट नहीं किया जा सकता, तो वो नहीं आएंगी। वहां खत्म हो गई। डॉगी का हम ये लॉजिक लगा सकते हैं क्योंकि डॉग की नाक बहुत तेज होती है, तो हो सकता है डॉग जो उनकी खाने की स्मेल सूंघते 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 वहां तक पहुंच जाता होगा और उनके बगल में जाके चुपचाप बैठ जाता होगा। तो वो जो भी खाने के बाद हड्डियां फेंकते होंगे, हो सकता है उन हड्डियों को खाता होगा। उनको लगा अरे वाह, ये तो सिर्फ हमारी हड्डियों से इसका काम हो गया, इसको हमने खाना दिया भी नहीं और ये हड्डियों से ही खुश हो गया। और सेकंड चीज उन्होंने ये देखा होगा कि एक तो ये बहुत प्यारा है, और दूसरी चीज ये देखा होगा कि ये कोई बाहरी जानवर जब आता होगा तो ये भौंकना शुरू कर देता, और जब वो भौंकना शुरू कर देता तो इनकी आंख खुल जाती होगी या कुछ भी करते होंगे, ये एकदम अलर्ट हो जाते होंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये चीजें हुई होंगी उनके साथ, और उन्होंने देन ये डिसाइड किया होगा कि अगर हमें कोई जानवर रखना है या हमें इसको अपने साथ रखना चाहिए। उन्होंने उसको पकड़ के नहीं रखा होगा, लेकिन हाँ खाना देते देते, क्योंकि डॉग की एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि अगर आप उसको 1 से 2 दिन भी खाना रोज दे दोगे ना, तो आप उस गली में या उस एरिया के अगल बगल भी वो आपको स्मेल करके आपको पकड़ लेगा कि आप उसकी तरफ आ रहे हो, वो एक्टिव हो जाते हैं। उनकी बहुत अच्छी चीज़ है डॉग की, मुझे डॉग बहुत पसंद है बाय द वे, तो अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये डॉग को उन्होंने क्या होगा, पहली बार जो है पाला होगा। याद रखिएगा डॉग के बारे में जो बातें कही जाती हैं कि सबसे पहला डॉग कहाँ पाला गया था। एक और चीज, हाँ, आदि मानव ने डॉग पाला था। ठीक है, साक्ष्य पूछेगा कि इसके साक्ष्य के बारे में हमें बताओ कि इसका साक्ष्य क्या था, कि आखिर इनको कहाँ पे पोसा गया था। तो आपने आदमगढ़ के बारे में जो है सुना ही होगा, ये भी पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर इसके साक्ष्य की हम बात करेंगे, साक्ष्य हमें कहाँ मिला है, तो एमपी में मिला है। एमपी में कहाँ पे? आदमगढ़ में, आदमगढ़ में। ठीक है, आदमगढ़ नाम की जगह है, वहां पे हमें डॉग के पालतू होने का जो है हमें साक्ष्य मिला है, जो ये बताता है कि क्या है। इसके अलावा अगर बात की जाएगी, डॉग का हो गया है, ठीक है, और इसके अलावा राजस्थान के नागेर से मिला है। कहाँ से मिला है? नागौर से भी हमें राजस्थान के मिले हैं, लेकिन जो फेमस है वो एमपी का है, जिसमें क्या है, एक शव के अंदर, सॉरी, एक कब्र के अंदर, एक इंसान के अंदर, एक पुरुष, कोई भी मानव कह लीजिए, ये लिखने की नीड नहीं है, बस सुन लीजिए, काम करिए। ठीक है, जिसमें क्या है, कब्र के अंदर एक आदमी के साथ एक डॉगी की भी हमें अवशेष मिले हैं, कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं। तो ये बताते कि हो सकता है इस दौरान में जानवरों से बहुत लगाव रहा होगा, और जब वो व्यक्ति खत्म हो गया होगा तो उसके साथ उसको दफना दिया गया होगा। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब ये जरा सोच के देखिए, उनको कैसे पता चला होगा कि एक बॉडी है, अब उसमें जान नहीं है, तो उसको दफना देना चाहिए।
उसको क्या कर देना चाहिए, दफना देना चाहिए। इतिहास कितनी मजेदार चीज है, अगर आप इस चीज को जस्ट इमेजिन करो, कितनी मजेदार चीज है। आप हमें सब पता है अभी, हमें पता है लिखना कैसा है, बोलना कैसा है, खाना कैसा है, लेकिन अब जैसे इस चीज को जस्ट इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान मर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि करना क्या है। आखिर ये से क्या हुआ होगा कि उन्होंने बॉडी को लेके जमीन में दफनाना शुरू किया होगा, और ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने कब्र बनाना शुरू किया होगा, और वो सोचे होंगे कि इसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं कि पहचान हो जाए, या कुछ ऐसा कर दे कि बाहरी जानवर इसको ना खा पाए। ऐसा क्या हुआ होगा। ये चीजें कितनी इंटरेस्टिंग हैं। आप इस चीज को अगर हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ोगे ना तो मजा नहीं आएगा। मुझे इतिहास क्यों पसंद है, मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये चीजें मेरे माइंड को उस दौर में लेके जाती हैं, ये फील करवाती है कि भाई कैसे पॉसिबल, कि कैसे हो रहा होगा। कितनी सोचने वाली बात है ये, ठीक है, अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इस दौर में हम, मैंने अभी वो बात करूंगी मैं कि इंसानों को जो शव दफनाने की भी बातें कही जाने लगी थी। ठीक है, अब बारी आती है कि शव दफनाने के भी हमें प्रथा की इस दौर में जो है शुरुआत हो चुकी थी। मैंने अभी बोला ना, अभी बोला इस दौर में क्या होती है, शव दफनाने की भी प्रथा जो है शुरू हो गई थी। ठीक है, ठीक है, अब जरा इस चीज को इमेजिन करो, इसके पीछे जो मेरा लॉजिक लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जैसे हमें पता है कि क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि जिसको बोलते हैं, अंत्येष्टि संस्कार जिसको बोला जाता है, हो सकता है कि शुरुआत में जब किसी की डेथ हुई होगी तो उन्होंने उसको फेंक दिया होगा या वहीं छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो शिकार पे रहते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, खाना बदोश जीवन था, तो वो एक जगह नहीं रुकते होंगे, तो उन्होंने बॉडी छोड़ दिया होगा। उनको फिर पता चला होगा कि कुछ दिन बाद वो ऐसी जगह पे ठहरे होंगे जहाँ पे कोई जानवर उस इंसान की बॉडी ले जाके खा रहा हो सकता है। या ये हो सकता है कि जो जानवर हैं, पक्षी पंछी है, जैसे बाज वगैरह हो गया, बड़े जानवर पक्षी हैं, वो मांस को उठा के ले जाके उस एरिया में खा रहे होंगे, स्मेल कर रहा होगा, या हड्डियां उनको मिल रही होंगी, तो हो सकता है। तो ये चीजें देख के थोड़ा बुरा लगा होगा, है ना। और हाँ, संस्कारों के बारे में अगर बात की जाएगी तो संस्कार भारत में हमारे सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, याद रखिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर ये देखा जाए कि हुआ कैसे होगा, तो इसके बारे में जो मुझे लगता है, तो हो सकता है कोई ऐसा होगा कि मान लीजिए किसी का कोई चाहने वाला होगा, जब इतनी सारी चीजें हो रही थी तो लोगों में प्रेम भी तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि प्रेम नहीं होगा, इंसान बनाते बनाते भगवान ने उसके अंदर इतना प्रेम भर दिया है कि आप उसको नहीं खत्म करते, इमोशंस आप नहीं खत्म कर सकते। तो हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत इमोशनली अटैच हुआ होगा, और जब वो खत्म हो गया होगा तो उसको दुख हुआ होगा, नो डाउट हुआ होगा। लेकिन फिर उसने सोचा होगा कि भाई अगर मैं अपने व्यक्ति को, ये जो मेरा व्यक्ति है, इसको मैं रोड पे फेंक दूंगा तो यहाँ से जानवर इसको नोच नोच के खाएंगे, और इसकी हड्डियां हमें इधर उधर देखने को मिलेगी जो मेरे को बहुत दुख देगी। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि जहाँ पे जानवर पहुंचे ही ना। तो जानवर कहाँ नहीं पहुंचेंगे, जमीन के अंदर। तो हो सकता है उसने कुछ जुगाड़ लगाया हो कि गड्ढा कर देता हूँ, शुरू में हो सकता है गड्ढा नहीं किया हो, जमीन पे रखा होगा, मिट्टी से ढक दिया होगा, हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि गड्ढा किया होगा, उसने बॉडी को डाल दी और मिट्टी से कवर करके बराबर कर दिया होगा। लेकिन फिर वो सोचा होगा कि कुछ दिन बाद उसको रियलाइज होगा कि यार वो बॉडी मैंने जो दफनाई थी की पहचान करनी है, मतलब मुझे देखना है कि अभी क्या है। या जब वो उदास हुआ होगा तो वहां पे गया होगा, जगह ढूंढ रही होगी, उसको नहीं मिला होगा। तो ये जो धीरे धीरे डेवलप हुआ, उसके बाद लोगों ने उस पर ऊंचाई करना शुरू कर दिया होगा कि कब्र बना है उसको ऊंचा कर दो कि ये पहचान रहेगा। धीरे धीरे इस पे नाम लिखने लगे, फूल पौधे लगाने लगे। तो समय के साथ इंसान ने जो डेवलपमेंट किया है, देखिए इंसान ने चीजों को डेवलप किया अलग बात है, लेकिन इमोशंस में जो डेवलप हुए हैं वो अलग बात है। ठीक है, ठीक है, तो इस दौरान में क्या हुआ था, शव दफन के बारे में भी लोगों को जो है जानकारी हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसका उदाहरण हमें कहाँ मिला है, तो मैंने बोला ना, उत्तर प्रदेश में इसके बहुत उदाहरण मिले हैं। अगर शव दफन के उदाहरण की हम बात करेंगे तो उदाहरण जो उसके लखिया नाम आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। ठीक है, इसका उदाहरण की अगर हम बात करेंगे, उदाहरण
एग्जाम्पल की, तो कहाँ पे मिला है? लखिया, लखिया है, सॉरी, लखिया नहीं, लखिया है। तो मेरी बॉटल नहीं मिल रही है, लीजिए, लखी, एक, ठीक है। लेखिया नाम की जो जगह है ये कहाँ पे है? लेखिया नाम की जो जगह है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पड़ती है, ठीक है। ठीक है, ये जगह कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश के, आपने मिर्जापुर के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। आपने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जरूर सुना होगा, जहाँ पे हमें क्या मिला है? लेखिया नाम की जगह मिली है, जहाँ पे हमें 100 दफन के बारे में जो है, यानी खबरों के बारे में हमें जानकारी जो है वो मिली है। और इसमें इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताती हूँ, ये जो हमें 100 दफन के उदाहरण मिले हैं ना, इसमें क्या है, कितने नर कंकाल मिले हैं? 17, 17 नर कंकाल मिले हैं, कंकाल, ठीक है। 17 नर कंकाल मिले हैं, जो ये बताते हैं कि एक साथ जो है अगल बगल, मतलब अगल बगल, एक 100 दफन के अंदर नहीं, एक साथ जो है क्या किया जाता है? 17 हमें नर कंकाल जो है हमें मिले हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, लेखिया नाम की जगह पे जो है ये मिले हैं। और हाँ, इसमें एक और चीज बहुत कॉमन सी हमें जो देखने को मिली है कि पश्चिम से पूरब की तरफ जो है बॉडी को दफनाया गया था, यानी पूरब में उनका क्या होगा? पश्चिम में उनकी मुंडी होगी, और जो पैर है वो पूरब की तरफ जो है करके देखा गया है, हमें ये देखने को जो है मिला है। और ये ऑलमोस्ट सारे जो कब्र थे उन सब में ये जो हमें देखने को मिला है। इस दौर तक कोई भी धर्म नहीं हुआ करता था, याद रखिए, दौर तक कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं हुआ करता था। हमें धर्म के साक्ष्य ही मिले हैं, कोई स्पेशल रिलीजन के बारे में हमें, हाँ, हमें ये मिले हैं। हम ये बता सकते हैं कि अलग अलग जगह पे, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री की जब बात करोगे, तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे जो शव है उसको दफनाने का तरीका अलग अलग होता है। और जो शव दफन होता है ना, जो कब्रिस्तान होता है या जहाँ पे अंतिम संस्कार किए जाते हैं, वही हमें ये बताते हैं कि जो मरने वाला था वो हिंदू था या मुसलमान था, क्रिश्चियन था, क्या क्या जो भी धर्म होते हैं या क्या था वो, ये हमें बताता है। और उसमें, उस दौर में अगर वर्ल्ड पे आप चलोगे तो तरीके से पता चलता है, तरीके बताए गए, लेकिन स्पेसिफिक धर्म के बारे में बातें नहीं कही गई है, ठीक है। स्पेसिफिक धर्म के बारे में यहाँ पे बातें नहीं कही गई है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि बॉडी कई जगह पे अभी भी है, ये चाइना या कहाँ पे, ऐसा बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे बॉडीज को जंगल में फेंक दिया जाता है, और जानवर आते हैं, वो सारी मांस खा लेते हैं, फिर हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, देन उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। की मान्यता ऐसी है, और ये आदिवासी लोगों में ज़्यादा है, उनका मान्यता ऐसा है कि अगर हम बॉडी को जलाएंगे या दफनाएंगे तो सड़ेगी और उसकी आत्मा को दर्द होगा, तो इससे अच्छा है वो जानवर खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा और उसकी जो बॉडी के अवशेष हैं वो उस जानवर के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसी मान्यताएं हैं। कहीं पे बॉडी को जलाया जाता है, कहीं पे बॉडी को पानी में बहा दिया जाता है, ठीक है। और हमारे जो संस्कार है उसमें बॉडी को जलाया जाता है, इस्लाम में बॉडी को दफनाया जाता है। अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें हुई और अलग अलग यही हमें बताते हैं, जो अलग अलग समय पे धर्म में कहीं ना कहीं जो है कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। पश्चिम दिशा में क्या किया जाता था? सिर को किया जाता था, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और हाँ, इस दौर में एक चीज याद रखिएगा, ये वो दौर है, इसके समय पीरियड की मैं यहाँ पे बात मैंने आपको नहीं बताई ना कि समय पीरियड क्या हुआ करता था। अगर इनके समय पीरियड के हम बारे में बात करेंगे तो देखिए, जब आप नव प्रौद्योगिक काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी शुरुआती दौर का टाइम हमें नहीं पता चलता है कि उसका शुरुआत कब की थी। लेकिन जो माना जाता, अंतिम समय जो माना जाता है वो 10,000 माना जाता है। और ठीक है, 10,000 के बाद, उसी 10,000 के बाद ये वाला दौर जो है
शुरू हो गया था। क्या हो गया था? ये वाला दौर जो है शुरू हो गया था। यानी जो आपने बीसी पढ़ा होगा ना, बीसीई, बीसी ईसा पूर्व पढ़ा होगा, वो वाली बातें कह रहे। कल की हम क्लास में ना एडी और बीसी में क्या डिफरेंस होता है हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 10,000 से लेके इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 8,000 माना जाता है। इसका 10,000 से लेके 8,000 जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका क्या है टाइम पीरियड जो है माना जाता है कि इतने वर्ष पूर्व क्या है ये शुरू हुआ था। इस दौर के बारे में कल हमें याद दिला दीजिएगा एक बार प्लीज कि एडी और बीसी में आपको डिफरेंस बता दूं, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जबकि हम स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश में ही पढ़ेंगे कि मध्य पाषाण काल में और कौन कौन सी चीजें जो है हमें मिली हैं। तो उत्तर प्रदेश में दमदमा नाम की एक जगह, कौन सी? दमदमा नाम की एक जगह है, दमदमा। वहां से हमें क्या एक ही कब्र से 3 समाधियां मिली। क्या है? एक ही कब्र से हमें 3 समाधियां मिली है। कहाँ पे? दमदमा, ठीक है। यहां से हमें क्या मिली है? एक ही जगह से 3 अवशेष हमें मिले हैं समाधियों के, ठीक है। क्या मिले हैं? एक ही कब्र से, कब्र से एक साथ समाधि मिली है, ठीक है, समाधि मिली है। एक ही कब्र में एक साथ 3 समाधि मिली। अगर इसके बारे में बात की तो हो सकता है शायद एक हस्बैंड वाइफ हो और हो सकता है उनका एक बच्चा हो, क्योंकि ये कंफर्म नहीं किया गया कि वो 3 जो लोगों की समाधियां मिली उनमें 3 कौन कौन से लोग जो हैं इंक्लूडेड। तो 3 में हो सकता है फैमिली हो सकता है कि फैमिली होगी, कोई उस दौर में राजा होगा या कोई पावरफुल होगा जिन्होंने सजा दी होगी तो उनको समाधि लेनी पड़ गई होगी। अलग अलग हो सकता है रीजन, क्योंकि हिस्ट्री है और हिस्ट्री का कोई एक स्पेसिफिक रीजन आप नहीं दे सकते, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात की जाएगी। कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। और ये कहाँ पड़ता है? यूपी में ही पड़ता है, याद रखिएगा। कहाँ पे पड़ता है? आपने प्रतापगढ़ के बारे में सुना होगा ना। प्रतापगढ़ के अगल बगल जो जिले हैं उसी के अगल बगल में क्या है ये चीजें मिली है। दमदमा से मिले, सराय नहर से मिली है। सराय नहर से हमें क्या मिला है? और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे महदा से भी हमें कुछ मिला है। लखनाज गुजरात में जो है पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो गुजरात का है तो हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रमुख स्थल काचाई, याद रखिएगा, कचाई और जलहली प्रमुख स्थल इस दौर का पूछेगा। प्रमुख स्थल के बारे में अगर हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में कि प्रमुख स्थल कौन कौन से थे इस काल के बारे में, तो पहला आपको जो याद रखना है कुचाई, कुचाई का नाम याद रखना। दूसरा जलहली का नाम याद रखना है, जल, ठीक है। ये प्रमुख स्थल है। वहीं बात करेंगे कि दमदमा, 3 नाम आपको याद रखना है, दमदमा, ठीक है, और इसके अलावा सराय, सराय नाहर, ठीक है, नाहर। एंड थर्ड नंबर पे जो आपको याद रखना है जहाँ पे मेन जो चीजें मिली जो प्रतापगढ़ में पड़ता है, महदहा का नाम आपको याद रखना है। कहाँ का? किसका? महदहा। महदहा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। ये तीनों उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन ये कहाँ पे? प्रताप, प्रतापगढ़ जिले में, जिले में। और ये उसके अगल बगल के इन तीनों से हमें क्या मिला है? इन तीनों से हमें एक चीज मिली है, और वो तीनों से हमें क्या मिला है कि हड्डियों और सींगों के क्या मिले? बने हुए उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? हड्डियों और ऊक से बने हुए हमें उपकरण मिले हैं, और इससे हमें और भी चीजें मिली हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये क्लास आज की हमारी जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों से हमें जो मिला है, हड्डियों से बने हुए क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, सिंग से बने उपकरण मिले हैं, और आभूषण भी मिले हैं, ठीक है, हड्डियों से बने उपकरण।
उपकरण मिला है, ठीक है। उपकरण के बाद अलावा हमें क्या मिला है, आभूषण मिला है, ठीक है। आभूषण मिले हैं सिंह से बने हुए, सिंह से बने हुए जो आभूषण होते हैं वो हमें यहाँ पे मिले हैं। स्पेशली इस जगह से बहुत ज्यादा मिले हैं, ये यहाँ से भी मिले हैं लेकिन बहुत ज्यादा कहाँ से मिले हैं, मगधा से जो है मिले हैं, जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। हमने इसके बारे में अभी यहाँ पढ़ा था, ये सॉरी, यहाँ हमने इसके बारे में पढ़ा था कि यहाँ से हमें क्या मिला है, कब्र मिला है, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन इन तीनों जगहों से हमें क्या मिला है, आभूषण और हड्डियों के भी अवशेष जो है हमें मिले हैं। अब हम इसके बारे में बात करें, सराय नहार के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें क्या मिले, लघु पाषाण काल के क्या मिले हैं, उपकरण भी जो हमें मिले। और यहाँ से सावधानों में क्या मिले हैं, गर्त के चूल्हे के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ पे, सराय नहर के बारे में बात करेंगे, गर्त चूल्हे मिले हैं, गर्त चूल्हे और एवं सावधान, धान मिले हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो चूल्हे हैं इस पे हमें मिले हैं आधी पकी हुई कच्ची हड्डियां, अर्ध पकी हुई हड्डियां। हो सकता है कि उन्होंने मांस बना के खाया होगा, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वहीं सावधान पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमें मिले हैं अंतिम संस्कार के, अंतिम संस्कार के क्या मिले हैं, क्या बोलते हैं उसको, अवशेष मिले हैं, शेष अवशेष मिले हैं, किसके, अंतिम संस्कार के हमें क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और विधि के बारे में भी पता चला है, अंतिम संस्कार विधि लिख लीजिए, विधि, विधि के बारे में जो है हमें यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे, तो ये पता चला है हमारा सराय नहार में जो मिला है हमें, वहां से इसके बारे में ये दो चीजें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें ये बताती हैं कि अंतिम संस्कार भी होने शुरू हो गए थे, ठीक है। और अर्ध पकी हुई हड्डियां कहाँ पे मिली हैं, चूल्हे के पास जो है मिली हुई है हमें, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीजें जो है हमने कहाँ से पढ़ लिया है, हमने ये पढ़ा अभी मध्य पाषाण काल से, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, इसी के एक और चीज आपको याद रखना है, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक और चीज मिले हैं, सिलवट लोढ़ा कितने बच्चे जानते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों को तो पता ही होगा। हमें यहाँ से हड्डियों के साथ साथ सील और लोढ़े भी मिले हैं, क्या मिले हैं, लोढ़ा भी मिला है। इसके अलावा सील लोढ़े के अलावा हथौड़ा मिला है, हथौड़े, हथौड़े मिले हैं। इसके अलावा क्या मिला है, अगर बात की जाएगी तो हथौड़े के टुकड़े भी, इसमें हथौड़े के टुकड़े लिखिएगा, टुकड़े, ठीक है, टुकड़े मिले हैं और हड्डियां मिली हैं, हड्डियां आदि। ये हमें कहाँ से मिले हैं, तो ये मगधा से मिले हैं। मगधा से हमें क्या क्या मिला है, एक तो हड्डियों से बने उपकरण मिले हैं, सिंह से बने हुए आभूषण मिले हैं, वहां से सील लोढ़े मिले हैं। और उसके अलावा बात कर जाइए, लोढ़े के अलावा, सील लोढ़े के अलावा हथौड़े के टुकड़े मिले, हड्डियां मिली हैं। यहाँ से दमदमा से हमें क्या मिला है, कब्र मिला है, जहां पर एक साथ 3 समाधियों के अवशेष मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं सराय नहर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, तो यहाँ पे हमें गर्त में चूल्हे मिले हैं, क्या मिले हैं, गर्त में चूल्हे मिले हैं, और सावधान मिला है, अर्ध पकी हुई हड्डियां मिली हैं। तो ओवरऑल हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने मध्य पाषाण काल और हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल, हमने 2 खत्म कर दिया। कल हमारा जो नवपाषाण काल खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे हम वैदिक काल। एक दिन में खत्म हो जाएगा दोनों, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास हम बहुत लंबा नहीं लेके जाएंगे, बहुत जल्दी खत्म करेंगे प्राचीन इतिहास फिर मिडाइवल। लेकिन याद रखिएगा, नॉर्मल जितनी हिस्ट्री है वो पूरा आपको उत्तर प्रदेश में पढ़ने को मिलती है, बस अमाउंट छोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट रहेगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।